अतीत में घटी घटनाओं के अध्ययन से ही हमें इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। आखिर जो इतिहास में घटा है वह भविष्य और वर्तमान में ना घटे, इतिहास को पढ़ने के बाद उन्हीं सब चीज़ों में सुधार किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, इतिहास की ऐसी ही कुछ रोचक जानकारी को लेकर आप लोगों के बीच में उपस्थित हुआ हूँ। नमस्कार, मेरा नाम राजीव शर्मा है। मैं आप लोगों के बीच में इतिहास की कुछ ऑडियो बुक को लेकर उपस्थित हुआ हूँ, जिसका शीर्षक रहेगा इतिहास के पन्ने। इतिहास को बिल्कुल प्राचीन भारत के इतिहास से शुरू करेंगे कि आखिर हमारी धरोहर और हमारा इतिहास किस प्रकार का रहा है, ताकि जितने भी विद्यार्थी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, वह अपनी तैयारी को बेहतर बना सकें। जितना भी कंटेंट बताया जाएगा और पढ़ाया जाएगा उसको PDF के माध्यम से, चैनल के माध्यम से आप लोगों को प्रोवाइड करा दिया जाएगा। आप उसके बेहतर नोट्स तैयार कर सकते हैं, ताकि इतिहास की जो आपका सब्जेक्ट है उसकी बेहतर तैयारी आप लोगों के पास में हो सके। शुरू करते हैं दोस्तों। हम बात कर रहे हैं अपने उस प्राचीन इतिहास के बारे में। प्राचीन इतिहास की अगर शुरुआत करें तो इतिहास को इतिहासकारों ने मुख्यतः 3 भागों में बांटा है। हालांकि कभी भी इतिहास पर किसी प्रकार की बहस नहीं होती है, क्योंकि इतिहास का पता केवल और केवल अनुमानित और केवल आंकड़ों के आधार पर ही लगाया जाता है। इतिहास कभी भी अपने आप में ये नहीं दर्शाता है कि जो चीज़ें प्राचीन काल में घटी थी वो बिल्कुल 100% सही हैं, क्योंकि उस समय कोई भी वहाँ पर मौजूद नहीं था। केवल आंकड़ों के, अभिलेखों के, सिक्कों के व अध्ययन से, व चित्रकारियों के अध्ययन से ही इतिहासकारों ने आंकड़ों को जोड़कर किताबों का निर्माण किया है, जिन किताबों के माध्यम से आज हमें इतिहास की जानकारी मिलती है। प्राचीन भारत को इतिहासकारों ने 3 भागों में बांटा है। सबसे पहले प्राग ऐतिहासिक काल, दूसरे नंबर पर आघ ऐतिहासिक काल और तीसरे नंबर पर ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल से तात्पर्य है कि इतिहास का वह भाग जिसके बारे में कोई भी किसी भी प्रकार की लिखित जानकारी हमारे पास उपस्थित नहीं है। ना ही तो कोई लिखित जानकारी है, ना ही कोई प्रमाण है। केवल इतिहासकारों ने कुछ ऐसे अवशेष, कुछ ऐसे पत्थरों से बने हुए औजार और हथियारों के माध्यम से प्राग ऐतिहासिक काल की जानकारी को इकट्ठा किया है कि मनुष्य अगर उस समय पर जीवन जीता था तो किस प्रकार से जीता था, किस प्रकार से उसकी जीवन शैली रही है, किस प्रकार का जीवन स्तर रहा है। उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए प्राग ऐतिहासिक काल का बंटवारा किया गया। प्राग ऐतिहासिक काल में भी 3 पार्टों में मनुष्य ने को डिवाइड किया गया है इतिहासकारों के अनुसार। सबसे पहला प्राग ऐतिहासिक काल का काल होता है पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल में मनुष्य बिल्कुल बर्बर था। उसको किसी भी प्रकार का कोई भी नॉलेज नहीं था। वह जंगलों में रहता था, वन में रहता था, पेड़ों पर रहता था, मांस खाकर अपना जीवन को यापन करता था। पत्थरों के बनाए गए हथियार को इस्तेमाल करके, लेकिन उनको कोई अच्छा आकार नहीं दे पाता था, और उन्हीं से वो अगर हो पाता था पॉसिबल तो हो जाता था शिकार, और उसके बाद उसको खाकर अपना जीवन यापन कर रहा था। उसके कुछ समय बाद काल बदलता है और पूरा पाषाण काल के बाद मध्य पाषाण काल आता है, और मध्य पाषाण काल में वो कुछ चीज़ों में परिवर्तन ले आता है। जैसे कि वो पशुपालन को सीख जाता है। पशुपालन को सीखने के बाद में वो कुछ जो औजार होते हैं जिनसे शिकार करता है, वो ऐसे पत्थरों के द्वारा निर्माण करने लगता है जिनको एक सही संरचना और सही रूप दे सके, ताकि शिकार का जो साधन है वो सुलभ किया जा सके, शिकार आसानी से हो सके। उसके बाद तीसरा कुछ और सुधार हुए। मनुष्य को आग का पता था, लेकिन उसका इस्तेमाल करना नहीं जानता था, और नव पाषाण काल, प्राग ऐतिहासिक काल के 3 पार्ट मैंने आपको बताए हैं। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, और तीसरा नव पाषाण काल में वह अग्नि का प्रयोग जान गया, आग का प्रयोग जान गया। जो मांस वह कच्चा खाता था पूरा पाषाण और मध्य में, उसको पका के खाने लगा, और उसके बाद उसने पहिए का आविष्कार किया। एक जगह से दूसरी जगह वस्तु को ले जाने के लिए उसने पहिए का इस्तेमाल किया, ताकि आसानी से एक जगह से दूसरी जगह चीज़ों को ले जाया जा सके। व्यवस्थित हो गया जीवन उसका थोड़ा सा, और उसी के बाद प्राग ऐतिहासिक काल यहीं पर और 2 चीज़ों में बदल गया, क्योंकि लकड़ी के प्रयोग के बाद में, पहिए के प्रयोग के बाद में और आग के प्रयोग के बाद में वह 3 चीज़ों को उसने सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया अपने जीवन में। सबसे पहले कॉपर,
जिसको तांबा कहा जाता है, उसके बाद ब्रॉन्ज जिसको चांदी कहा जाता है, और उसके बाद आयरन जिसको लोहा कहा जाता है। इसीलिए प्राग ऐतिहासिक काल में पूरा पाषाण, मध्य पाषाण और नव पाषाण काल के बाद में जो अन्य संस्कृति को जोड़ा गया है वो जोड़ा गया है, जैसे कांसा संस्कृति। कांसे का कैसे प्रयोग किया? सबसे पहले कांसे का प्रयोग किया, अर्थात तांबे का। उसके बाद में उसने चांदी का प्रयोग किया और फिर बाद में लोहे का प्रयोग किया। ऐसे बहुत से हमारे इतिहासकारों को प्रमाण अलग अलग जगह से मिले हैं। उन सभी चीज़ों को मैं आपको अगली क्लासों में 1 बाय 1 करके प्रोवाइड कराऊंगा। ये क्लास ऑडियो के माध्यम से है, अगली क्लास लिखित रूप से और वीडियो के माध्यम से रहेगी। उसके बाद दूसरा वाला काल आता है प्राग ऐतिहासिक काल के बाद आता है आग ऐतिहासिक काल। आग का मतलब होता है कि उस काल के प्रमाण तो हमारे पास थे लेकिन उनको पढ़ा नहीं जा सका। उनकी जो लिपि थी उसको आज तक इतिहासकारों के द्वारा सही प्रकार से पढ़ा नहीं जा सका, और जब किसी को पढ़ा नहीं जा सकता है तो उसके बारे में सही प्रकार से जानना बहुत कठिन होता है, क्योंकि सबसे सरल और सबसे सुचारू रूप से संचार का जो माध्यम होता है वो भाषा होती है। अगर मेरे द्वारा कही गई बात आपके बिल्कुल सही समझ में आ रही है तो समझ लीजिएगा कि संचार का सबसे अच्छा साधन यही है। उस लिपि को पढ़ा नहीं गया और उसी लिपि के अंदर सिंधु घाटी सभ्यता को रखा गया है। सिंधु घाटी सभ्यता से मिले बहुत सारे अवशेष, चाहे वो हरियाणा से मिले हों, चाहे वो गुजरात से मिले हों, चाहे वो उत्तर प्रदेश से मिले हों, अलग अलग जगह से मिले हों, उनको पढ़ने का प्रयास किया गया। उनको पढ़ने के लिए आगे चीज़ों को बढ़ाया गया। माफ़ी चाहूँगा, थोड़ा सा टेक्निकल इशू था। तो हम बात कर रहे थे सिंधु घाटी की सभ्यता को उसी लिपि के अंतर्गत रखा गया है जिसको अभी तक क्लियर तरीके से पढ़ा नहीं गया है, लेकिन उसी के आंकड़े और माध्यम के आधार पर इतिहास की जानकारी को जुटाया गया, और वही इतिहास आज हम विभिन्न किताबों के माध्यम से पढ़ते रहते हैं। जी हाँ दोस्तों, प्राग ऐतिहासिक काल को 2 भागों में इतिहासकारों ने डिवाइड किया। सबसे पहली वैदिक सभ्यता और दूसरी वाली, सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता और दूसरी वाली वैदिक सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता का शासनकाल 2500 से लेकर 1500। सिंधु घाटी सभ्यता में हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। उसके बारे में विस्तृत जानकारी के लिए हम आगे उसके बारे में बताएंगे। दूसरे वाले काल को कहा जाता है वैदिक काल। वैदिक काल को 2 भागों में इतिहासकारों ने डिवाइड किया। सबसे पहले ऋग्र वैदिक काल और दूसरा वाला उत्तर वैदिक काल। ऋग्र वैदिक काल में वेदों का, उपनिषदों का, इन सब चीज़ों के माध्यम से इतिहास के बारे में चीज़ों को जोड़ा गया। आर्यों का भारत में आगमन हुआ। उत्तर वैदिक काल में बहुत सारी प्रथाओं को लागू कर दिया गया, और उसी उत्तर वैदिक काल में जैन धर्म एवं बौद्ध धर्म का उदय हुआ। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें अव्यवस्थित हो गई थी, कुछ ऐसे नियम और कानून भारत में लागू कर दिए गए कुछ चुने हुए व्यक्तियों के द्वारा, और कहा गया कि यही इसी प्रकार से हमेशा के लिए लागू रहेंगे। क्योंकि कहा गया कि वर्ण व्यवस्था जो है, वर्ण व्यवस्था को लागू कर दिया गया कि राजा का बेटा हमेशा राजा बनेगा, और जो एक नौकर है नीचे जो वर्क करने वाला व्यक्ति है वो हमेशा वर्क करता रहेगा। तो इस तरह की व्यवस्था से उठकर 2 नास्तिक धर्मों का उदय हुआ, जैन धर्म और बौद्ध धर्म का, और इन्होंने ईश्वर को नहीं, इन्होंने कर्म को प्रधानता दी। तो तीसरे वाले इतिहास को हम जानते हैं कि ऐतिहासिक काल कहा जाता है, और ऐतिहासिक काल वह काल होता है दोस्तों जिसके बारे में हमारे पास लिखित जानकारी भी है और उसको पढ़ा भी जा सका है। उस इतिहास को 3 भागों में इतिहासकारों ने बांटा है। पहले अगर बात की जाए तो प्राचीन भारत का इतिहास, जिसमें 16 महाजनपदों से शुरुआत होती है। 16 महाजनपदों में सबसे पावरफुल महाजनपद मगध महाजनपद था। उसके बाद चीज़ें आगे बढ़ती हैं। प्राचीन भारत में मगध में 3 शासक होते हैं, हय्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश। नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को हराने के बाद चंद्रगुप्त मौर्य भारत में मौर्य साम्राज्य की स्थापना करते हैं। मौर्य साम्राज्य के बाद में मौर्योत्तर काल आता है, फिर गुप्त काल आता है जिसको प्राचीन भारत का गोल्डन पीरियड भी कहा जाता है। उसके बाद मौर्योत्तर काल आता है, फिर हर्षवर्धन काल आता है।
हर्षवर्धन के बाद में चीज़ें बदलने लगती है और कहीं ना कहीं मध्यकालीन भारत की स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि विदेशी आक्रमणकारी, विदेशी शक्तियां भारत की तरफ अपनी निगाहें कर लेती हैं। और सबसे पहला विदेशी आक्रमणकारी, हालांकि विदेशी तो और भी थे, लेकिन अगर अरबी या अगर तुर्की या अगर मुस्लिम आक्रमणकारी के आधार पर बात की जाए तो सबसे पहला मोहम्मद बिन कासिम, 712 ईस्वी। 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर पहला आक्रमण किया। यहीं से भारत में मुस्लिम धर्म की कहीं ना कहीं शुरुआत हुई। हालांकि मुस्लिम पहले से ही भारत के साथ व्यापार और कई सारी तरीके से जुड़े हुए थे, लेकिन कहीं ना कहीं शासन की व्यवस्था, राजनीति की व्यवस्था की शुरुआत 712 के बाद हुई। उसके बाद धीरे धीरे मोहम्मद गजनबी भारत आया, मोहम्मद गोरी भारत आया। उसके बाद गुलाम वंश की स्थापना हुई। दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश। उसके बाद में फिर एक अलग से वंश आता है मुस्लिम वंश, जिसका नाम मुगल वंश था। मुगल वंश जब भारत में आ जाता है तो मुगल वंश में बाप का बेटा, बेटे का बेटा, इस तरीके से लगातार शासन करते हैं। और आखिरकार ये प्रकृति का नियम है कि जब एक शक्ति कमजोर होती है तो दूसरी शक्ति उस पर अपनी जगह स्थापित कर लेती है। आखिरकार भारत में तीसरा युग शुरू होता है ऐतिहासिक काल का। मध्यकाल के बाद में, मध्य भारत के इतिहास के बाद में आधुनिक भारत का इतिहास। आधुनिक भारत के इतिहास में ब्रिटिश शक्तियां, अंग्रेजी शक्तियां, यूरोप की शक्तियां भारत में आ जाती हैं, पुर्तगाली भारत में आ जाते हैं व्यापार के माध्यम से, अंग्रेज भारत में आ जाते हैं ब्रिटेन के व्यापार के माध्यम से, और व्यापार की शुरुआत कर देते हैं। धीरे धीरे भारत में अपनी जगह बनाते हैं और भारत में व्यापार की नीति को राजनीतिक नीति में बदल देते हैं। और राजनीतिक नीति में बदलते बदलते धीरे धीरे हमारे भारतीय क्रांतिकारी उठकर सामने आते हैं और विरोध स्थापित करते हैं, विरोध स्तर जताते हैं। और आखिरकार परिणाम होते हैं कि 19वीं शताब्दी के बाद में, 19वीं शताब्दी में लगातार विरोध किया जाता है। और उसके बाद कुछ क्रांतिकारी उभर कर सामने आते हैं, जैसे सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, लाला हरदयाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक। इस तरह के विभिन्न क्रांतिकारियों ने अपने सर्वत्र बलिदान को करते हुए देश में आज़ादी को करीब लेकर आए। और हम बात करते हैं इस तरीके से आधुनिक भारत के इतिहास को 1947 तक दर्जा देकर भारत की आज़ादी को प्राप्त किया गया। और आज़ादी को प्राप्त करने के बाद आधुनिक भारत जो आज वर्तमान तक स्थापित है, आगे बढ़ाया गया। तो दोस्तों, दोबारा से एक रिवीजन करते हैं। प्राग ऐतिहासिक काल, जिसके कोई लिखित दस्तावेज हमारे पास नहीं है। आग ऐतिहासिक काल, जिसके दस्तावेज तो हैं जिनको पढ़ा नहीं गया। और ऐतिहासिक काल, जिसको प्राचीन, मध्य और आधुनिक भारत के नाम पर जाना जाता है। तो ऐसी ही क्लास को डेली वीडियो के माध्यम से और नोट्स के माध्यम से हम लोग शुरू कर रहे हैं। और इस क्लास का शीर्षक रहेगा इतिहास के पन्ने। तो दोस्तों, बेहतरीन जानकारी और बेहतरीन कंटेंट के साथ में चीज़ों को क्लियर करते हुए मैं आप लोगों के बीच में उपस्थित रहूँगा। तो आप लोग प्रतिदिन चैनल के माध्यम से जुड़ें और इतिहास के बारे में जानकारी को इकट्ठा करें, ताकि आपके आने वाले एग्ज़ाम में वो आपके लिए बेहतर साबित हो सके। तो आशा करता हूँ आप सभी लोग खुश हैं, स्वस्थ हैं। तो फिर मिलते हैं अगली क्लास के साथ। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।